जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, समान हिंदी की आज 10वीं क्लास है और वर्णमाला की आज 4थी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था स्वर के बारे में और स्वर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया था। स्वर में केवल बचा हुआ है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान हम लोग स्वर और व्यंजन दोनों को देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे व्यंजन, यानी कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। आज आपको पूरी तरह से आपका ये चैप्टर जो ये व्यंजन नामक टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद उच्चारण स्थान को भी देखेंगे। आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, ये आज की क्लास व्यंजन पर होगी और ये आज की क्लास बहुत ही अद्भुत होगी। आज की क्लास में आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा मैप के माध्यम से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है और आशा, पूरा विश्वास है कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठते होंगे, उसे साथ साथ नोट करते हुए चल रहे हैं साथ में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा सबसे पहले बताया गया है आपको। देखिए, सबसे पहले स्वर की परिभाषा याद करिए। स्वर की परिभाषा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होती है, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक होती है, उन्हीं वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो स्वरों में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन जो व्यंजन वर्ण है, जितने भी व्यंजन वर्ण है, इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि स्वरों के उच्चारण में तो व्यंजन सहायक नहीं होता है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं अगर आपको समझना है। परिभाषा देखिए, सबसे पहले जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वास्तव में देखेंगे, अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर का लिखा हुआ है, का में जब हलंत लगा हुआ होता है तब इसी को मूल व्यंजन कहते हैं। अब इसका उच्चारण आप बिना स्वर जोड़े नहीं कर सकते हैं। जब इसमें आप छोटा आ की मात्रा, ह्रस्व आ की मात्रा जोड़ते हैं, तब इस प्रकार से पूरा का बनता है। अब इसका उच्चारण आप का बोल सकते हैं, लेकिन आ जोड़ने से पहले का उच्चारण करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप देखिए, यहाँ पर यही का है, हलंत है, मूल व्यंजन है, इसमें ई की मात्रा लग गई, अब यह बन गया की। देखिए, की उच्चारण आप कर ले रहे हैं आसानी से, लेकिन का उच्चारण करना बड़ा ही असंभव हो जाएगा। यानी कि बिना स्वरों की सहायता से मूल व्यंजनों का उच्चारण ही नहीं किया जा सकता। लेकिन दरअसल बात यह है कि हम लोग बचपन से क्लास 1 से देखते आते हैं, जो व्यंजन, जो वर्णमाला लिखा हुआ होता है, हम लोगों को मूल रूप से इसी का, खा, गा इस रूप में लिखा हुआ होता है, इसलिए इस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि व्यंजन जितने भी वर्ण होते हैं, उन वर्णों में बिना स्वरों की सहायता से उनका उच्चारण करना असंभव है। ये आपको ध्यान देना है। आइए फिर देखते हैं, इसको समझते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, इस प्रकार से किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं भैया? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। देखिए, वैसे कुल व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो 39 है, लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और जो ये व्यंजन 33 हैं, इनके भेद कितने हैं? 3 है। ये आपको याद रखना है। भेद कितने हैं भैया? इनके भेद 3 है। कौन कौन से हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब देखिए, जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। जो अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 25 4 29 4 33 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। यही मूल व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 33 ही आपको आंसर लगाना है। ये आपको ध्यान देना है। देखिए, वर्णमाला में, अगर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण पूछे तो 52, अगर मूल संख्या पूछे व्यंजनों की 33, स्वरों की संख्या पूछे तो 11,
कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 39। ये आपको अलग अलग पॉइंट याद रखना है और सब लिखा भी मैं पीछे रखा हूं। आइए अब देखते हैं आखिर इन सभी जो ये व्यंजन वर्ण है इनका जन्म कैसे हुआ। इनके जन्म के बारे में आइए हम लोग मानचित्र के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि आप लोग शुरुआत से ही वर्णमाला रटते हुए आ रहे हैं, तो आज पहली बार आप देखिए एक अनोखे ढंग से मानचित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से इन सभी व्यंजन वर्णों का जन्म हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि जो हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास हम लोग किसके माध्यम से लेते हैं? फेफड़े के माध्यम से लेते हैं। फेफड़ा हमेशा सब करता रहता है और फेफड़े से सांस बराबर हम लोगों के मुख के माध्यम से निकलती रहती है, मुख के माध्यम से, नाक के माध्यम से श्वास निकलती रहती है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। यानी कि आप देखेंगे हर व्यक्ति, जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सब व्यक्ति अगर आप देखेंगे जितने भी मनुष्य हैं उनमें आप देखेंगे फेफड़े होते हैं और इन्हीं फेफड़ों से क्या निकलती है? श्वास निकलती है और श्वास फेफड़े से निकलती है और यहाँ आप देखेंगे मुख और नाक के माध्यम से बाहर निकलती हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये देखिए मान लीजिए ये क्या हो गया, एक व्यक्ति हो गए, इनकी ये शरीर है, यहाँ पर आप देखिए ये पहला ये मान लीजिए फेफड़ा है और इस साइड आप देखिए ये फेफड़ा है, ये फेफड़े हैं। इन फेफड़ों से आप देखेंगे क्या निकलेंगी? श्वास निकलेंगी। फेफड़ों से क्या निकलेगा भैया? श्वास निकलेगा। अब इन फेफड़ों से जब श्वास निकलेगा आगे आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बीच में क्या है? कांकल है यानी कि कंठ है। बीच में क्या है? कांकल है यानी कि कंठ है। जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? एक कंठ है। इसी को क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और कंठ के बगल बगल अगर आप देखेंगे तो क्या होती हैं? स्वर तंत्रियां होती हैं। क्या होती हैं भैया? स्वर तंत्रियां होती हैं। और स्वर तंत्रियां देखेंगे आप बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। अगर जिसकी स्वर तंत्रियां गड़बड़ है वो व्यक्ति गाना नहीं गा सकता है। यानी कि वो गाना गाएगा तो गाना जैसे लगेगा ही नहीं। देखिए लता मंगेशकर जी को जब आप गाना सुनते हैं, कुमार सानू का आप गाना सुनते हैं तो आप उसमें मग्न हो जाते हैं, आप उसी में डूबते हुए चला जाते हैं। क्यों डूबते हुए चला जाते हैं? इसका कारण ये है कि लता मंगेशकर जी का, कुमार सानू जी का जो स्वर तंत्रियां थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुरीली थी। आप देखते हैं जब कोई गाता है गाना या कोई कविता कहता है तो आप देखते हैं उसकी बहुत ही सुरीली आवाज निकलती है और आपके मन को वो पूरा का पूरा ढक लेता है, आपको बिल्कुल डुबा देता है उस संगीत के माध्यम से आपको। तो ऐसा क्यों आखिर होता है? ये भी आपका आंसर मिल गया होगा कि जिसकी स्वर तंत्रियां अच्छी होती हैं उनकी जो आवाज होती है बहुत ही सुरीली होती है और जब वो गाना गाते हैं बहुत ही अच्छी आवाज उनकी निकलती है। ये आपको ध्यान देना है। यानी कि यहां से एक चीज क्लियर हुआ कि जितने भी गायक हैं उनकी स्वर तंत्रियां बहुत ही अच्छी होती है। ये आपको याद रखना। तो ये देखिए हमने अंग बताया कि ये दोनों क्या है भैया? फेफड़ा है। ये दोनों क्या है? फेफड़ा है। ये क्या है? कांकल है यानी कि कंठ है। और इसके बगल में जो आपको बिंदी बिंदी दिखाई इस प्रकार से एक यहाँ पर क्या है? स्वर तंत्रियां हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये सिर हो जाएगा ये यहाँ पर आप देखेंगे नाक, आंख, मुख आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें बाल आप किसी का भी लगा सकते हैं, चाहे आप पुरुष बना दीजिए या महिला बना दीजिए, वो बात की बात है, और दोनों एक ही है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जब फेफड़ा पुशअप करेगा तो यहां से श्वास बाहर निकलेगी, यहां से श्वास क्या होगी? बाहर निकलेगी। जब यहां से श्वास बाहर निकलेगी फेफड़े से दोनों ओरों से तो यहां पर आप देखिए इसी कंठ से टकराएगा। सबसे पहले श्वास जब निकलती है तो इसी कंठ से टकराती है। अब जब कंठ से टकराएगी तो टकराने के बाद ही व्यंजनों का निर्माण यहां पर हुआ है, जन्म हुआ है। देखिए जैसे यहां पर जब यहां से देखिए जब श्वास निकली और सीधा श्वास निकलकर यहां पर आई कंठ में, यहां पर टकरा गई। यहां पर क्या हुई? टकरा गई, सीधा टकरा रही। श्वास यहां फेफड़े से निकली और निकलने के बाद सीधा आई इसी कंठ में टकरा गई। अब टकराने के बाद क्या होगा कि जो ये श्वास थी ये कंठ के बगल बगल स्पर्श करते हुए ऐसे मुख या श्वास से बाहर निकल गई।
भाई यहाँ फेफड़ा है, फेफड़े से अगर आप देखेंगे श्वास निकलेगी, श्वास ऐसे ही आएगी, यहाँ पर कंठ से टकरा जाएगी और कंठ से टकराने के बाद आप इस कंठ के बगल बगल से देखेंगे तो जो स्वरतंत्रियां है, जो श्वास है, बगल बगल से आप देखेंगे कंठ को टच करते हुए ऊपर के मुख और नाक की ओर से श्वास निकल जाती हैं। तो जब सीधा टकराकर मुड़कर आगे बढ़ जाए तब इसी को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर आप देखेंगे भैया कितनी है, 25 यानी कि 25 है, ये आपको याद रखना है। फिर से जब फेफड़े से श्वास हमेशा निकलती रहती है, आप देखेंगे जब आगे मान लीजिए हल्का टकराते हुए बाहर निकल जाए, श्वास फेफड़े से निकली, ऐसी कंठ से हल्का से, सीधा नहीं टकराना है, सीधा नहीं टकराएगी, हल्का से टकराते हुए बगल से बाहर निकल जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आप देखिए यहां से फिर श्वास निकलेगी, श्वास तो हमेशा निकलती रहती है, फिर कुछ श्वास निकलेंगी और उसके बाद यहां पर कंठ है और कंठ के पास से ही जिह्वा का विकास, जो जीभ है हम लोगों की कंठ के पास से ही विकास हुई है। तो कंठ और जीभ के बीच में रगड़ खाती हुई जो श्वास निकलती है उनसे ऊष्म व्यंजनों का निर्माण होता है। क्योंकि आप जानते हैं जब किसी प्रकार का घर्षण होता है, रगड़ खाते हैं तो उससे क्या होती है, ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यहां पर आप देखिए यहां पर ये स्पर्श करते हुए जा रही है, श्वास जा रहा है, इसलिए इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहां पर देखिए अंदर की ओर से अंदर से मतलब इस पर हल्का टकराते हुए स्पर्श करते, हल्का टकराते हुए बाहर निकल जा रही है, इसलिए इसे अंतस्थ कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उम्मीद है, आशा है, पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्श व्यंजनों का जन्म कैसे हुआ, अंतस्थ व्यंजनों का जन्म कैसे हुआ, ऊष्म व्यंजनों का जन्म कैसे हुआ, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको ध्यान देना है, एक लाइन में आपको याद रखना है कि फेफड़े से श्वास निकलेगी, जब कंठ से सीधा टकराकर स्पर्श करते हुए श्वास बाहर निकलेगी तो उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। उसके बाद मान लीजिए ऐसे तिरछा टकराते हुए कंठ से बाहर निकल जाएगी श्वास तो उसे क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। और कंठ और जीभ के बीच में रगड़ खाती हुई जो श्वास निकलती है उससे जिन व्यंजनों का निर्माण होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यही आपको इतनी बातें याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि जो हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे समझाने के लिए आपको, ये जो व्यंजन थे इनके जन्म को बताने के लिए, उम्मीद यही है कि आपको बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग व्यंजन के भेद जो है, स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन 4 है, उच्छिप्त व्यंजन 2 है, अयोगवाह 2 है। इन सभी पर आज की ही क्लास में हम लोग पूरा का पूरा व्यंजन के बारे में कंप्लीट करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास जो हो उसमें हम लोग देखेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इन सभी पर बात करेंगे। तो इसको आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए मानचित्र बनाया गया था, आपको केवल इतना ही नोट करना है, इतना ही केवल आप नोट कर लेंगे, काम चल जाएगा। तो परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उन वर्णों को उन्हें क्या कहते हैं भैया, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब याद रखिए हिंदी में व्यंजन, इसको भी हटा दें ताकि जगह पर्याप्त मात्रा में हो जाए। अब देखिए व्यंजन के भेद, अभी हम लोग पहुंचे हैं कहां पर, व्यंजन के भेद। अब देखिए व्यंजन के भेद कितने हैं, 3 हैं। व्यंजन के भेद कितने हैं भैया, 3 हैं। ऐसे लिख दे रहे हैं। पहला कौन सा है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। दूसरा अगर आप देखेंगे अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तीसरा आप देखेंगे ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। देखिए संख्या भी याद कर लीजिए, संख्या भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये आपको ध्यान देना है। तो पहली हेडिंग बनाइएगा, भेद हो गया। पहली हेडिंग स्पर्श व्यंजन डालिएगा,
पहली हेडिंग कौन सी है? स्पर्श व्यंजन। अब देखिए जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन अगर आप देखेंगे तो ये इसमें 5 वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में बांटे हैं? 5 वर्ग में बांटे हैं और इसका 5 ही उच्चारण स्थान है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों का कितने वर्ग हैं, तो 5 हैं। कितने उच्चारण स्थान है? तो 5 उच्चारण स्थान है, ये आपको ध्यान देना है। तो अब एक साइड आप लिख लीजिएगा वर्ग, वर्ग लिख लीजिएगा। अब देखिए वर्ग में आप देखेंगे जैसे यहां पर है का वर्ग, यहां पर क्या है? का वर्ग, यहां पर चा वर्ग, यहां पर टा वर्ग, यहां पर ता वर्ग, यहां पर पा वर्ग, यहां पर क्या है भैया? पा वर्ग। देखिए का वर्ग में कौन कौन आते हैं? का, ख, ग, घ, अंग, चा, छा, जा, झ, या। फिर उसके बाद आप देखेंगे टा वर्ग में कौन कौन आते हैं? टा, ठा, डा, ढ, अड़ा। ता वर्ग में अगर आप देखेंगे ता, था, दा, धा, ना। फिर उसके बाद पा, फ, पा, फ, ब, भ, म। अगर इनका उच्चारण स्थान देखा जाए, इनका उच्चारण स्थान अगर देखा जाए, ये उच्चारण कौन कौन कहां कहां से उच्चरित होते? उच्चारण स्थान। तो पहला देखिए एक कंठ से उच्चरित होते हैं। कहां से होते हैं? कंठ से। दूसरा तालु से होते हैं। तीसरा मूर्धा से होते हैं। चौथा अगर आप देखेंगे तो तुलसा नाम दंता, दंत से होते हैं। और उसके बाद उपपत्मानिया नाम ओष्ठ, ओष्ठ से होते हैं। कहां से होते हैं भैया? ओष्ठ से होते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए ये क्या है? उच्चारण स्थान है। यहां आपको समझना ये है कि जैसे आप बचपन से का खा गा खा पढ़ते आ रहे हैं, तो देखिए जो ये 5 वर्ण है, पहला का, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 जो वर्ण है इन्हीं को कह दिया गया। अब ये पहला वर्ण है ये सभी, तो ये इसको कह दिया गया का वर्ग। अब ये 5 वर्ण है, इसका पहले अक्षर को चा वर्ग कह दिया गया। ये 5 वर्ग है, वर्ण है टा, ठा, डा, ढा, अणा, इसके पहले वर्ण को टा वर्ग कह दिया गया। ता, था, दा, धा, ना, ये 5 वर्ण है, इसको ता वर्ग कह दिया गया। पा, फा, बा, भा, मा, इसको देखिए पा वर्ग कह दिया गया। यानी कि पहले पहले वर्ण को लेकर उसी को वर्ग बता दिया गया। तो पूछा जाए का वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5। चा वर्ग में वर्णों की संख्या 5, टा वर्ग में वर्णों की संख्या 5, ता वर्ग में वर्णों की संख्या 5, पा वर्ग में वर्णों की संख्या 5। और 5 5 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यानी कि 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो देखिए जो ये सभी के सभी वर्ण हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए इसका दूसरा नाम यह है वर्गीय व्यंजन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और एक नाम आपको बता देते हैं, इसे उदित व्यंजन भी कहते हैं। और इन सभी की संख्या कितनी है आप जानते हैं? इनकी संख्या कितनी है? 25 है, ये आपको याद रखना। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछ लेता है जिह्वा मूली वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए इसको हम थोड़ा से और बांट देते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए यहां पर देखिए काय और खा को, काय और खा को, इसे जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे चा, छा, जा, झा, इन 4 वर्णों को अगर आप देखेंगे तो आपके पास जहां पर स्थान हो वहीं पर ऐसे लिख लीजिएगा। इसे कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं भैया? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यहां पर देखिए अंगा, इया, अणा, ना, मा, इन 5 वर्णों को अगर आप देखेंगे तो इसे पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया?
पंचमाक्षर कहते हैं या इसी को नासिक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक वर्ण भी कहते हैं। ये आपको ध्यान देना। क्लियर है? तो देखिए आपको ये समझना है जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन के कितने उच्चारण स्थान हैं? तो 5 उच्चारण स्थान है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग कौन कौन से हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसको याद नहीं करना है भाई, आप बचपन से का से लेकर मां तक पढ़ते हैं। तो देखिए पहला का खा गा घा 5 है, इसका पहला अक्षर का है तो का वर्ग कह दिया गया। इसका पहला अक्षर चा है, चा वर्ग। इसका पहला अक्षर टा है, टा वर्ग कह दिया। इस प्रकार से वर्गों में बांट दिया गया। अब प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी है? 5 है। कौन कौन से है? अंगा है, अंगा है, इया है, अड़ा है, ना है, मा है। अंगा है, इया है, अड़ा है, ना है, मा। यानी कि सभी वर्गों का लास्ट वाला जो वर्ण है उसे क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जिह्वा मूली वर्ण किसे कहते हैं तो का और खा को क्या कहते हैं? जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, अभी आगे देखेंगे संघर्षी व्यंजन आएगा, लेकिन यहां पर क्या है? स्पर्श संघर्षी। ये स्पर्श व्यंजन है ना, का से लेकर म तक जो ये 25 व्यंजन है, वर्ण है, इन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? याद रखना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। यहां से एक प्रश्न आने की संभावना आज की क्लास से निश्चित रूप से है। चाहे आप पुलिस दीजिए या टीजीटी पीजीटी दीजिए या जूनियर दीजिए, आप कोई भी एग्जाम हिंदी से संबंधित देंगे, सभी में इस आज की क्लास से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाला है। ये आपको ध्यान देना है। तो सबकी संख्या याद रखना है। अब देखिए का, ख, ग, घ, अंगा, अगर इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगर पूछा जाए चा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। छा का उच्चारण स्थान तालु, जा का उच्चारण स्थान तालु, झा का तालु, इया का तालु। यानी कि चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान तालु है। का, खा, गा, घा, अंगा का उच्चारण स्थान कंठ है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान दंत है। ता, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। अब देखिए उच्चारण स्थान यहां पर मैं आपको साइड में बिल्कुल बता दे रहा हूं, लेकिन इसको आगे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। या अभी आप बहुत परेशान मत होइएगा, जो अन्य जानकारी मैं लिखा रहा हूं इसको याद करिएगा। उच्चारण स्थान अभी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस उच्चारण स्थान को मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा। आगे की जो भी क्लासें होंगी अघोष पढ़ने के बाद इसका हम अभी स्वरों का उच्चारण स्थान भी नहीं बताए हैं, तो दोनों को साथ में एक साथ सूत्र के साथ बता देंगे, आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए ये पहला एक कंप्लीट हो गया। कौन सा कंप्लीट हो गया? स्पर्श व्यंजन कंप्लीट हो गया। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। तो इसको आप ऐसे ही बनाकर नोट कर लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बहुत ही क्या था भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और आशा विश्वास करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो पहला कौन सा हो गया? स्पर्श व्यंजन हो गया। अब दूसरा कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। अब आइए देखिए, दूसरी हेडिंग डालिएगा भैया अंतस्थ व्यंजन। दूसरी हेडिंग डालिएगा कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ये आपको ध्यान देना है। अब अंतस्थ व्यंजनों में कौन कौन आते हैं? देखिए 4 है, यहां पर लिख दे रहे हैं। या है, रा है, ला है, वा है। क्लियर है? 4 है। या है, रा है, ला है, और कौन है भैया? वा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से है? या है, रा है, ला है और वा है। अब देखिए जो या है और जो वा है, जो या है और वा है, इन दोनों को अर्ध स्वर कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो या और वा को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। अगर बात की जाए ला, अगर बात की जाए ला की, तो ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ला को क्या कहते हैं? ला को अगर आप देखिए तो पार्श्विक वर्ण कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लगाना है ला को कहते हैं।
अब देखिए जो रा है, रा के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, प्राकंपित वर्ण किसे कहते हैं, तो रा को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, तो लुंठित वर्ण भी किसे कहते हैं भैया, रा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वत्स्य वर्ण किसे कहते हैं, तो वत्स्य वर्ण भी किसे कहते हैं, रा को कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। एक तो या है, दूसरा रा है, तीसरा ला है, चौथा वा है। अगर इनके उच्चारण स्थान की बात की जाए तो देखिए या का उच्चारण स्थान तालव्य है। या का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। या का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ला का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, दंत है। और वा का उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्ठम है, दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, वकारस्य दंतोष्ठम है। और यही दंतोष्ठ से ही उच्चारण किसका होता है, फा का भी होता है। ये आपको ध्यान देना, जो नुक्ता वाला फा होता है, इस तरह ये जो नुक्ता वाला फा होता है इसका भी उच्चारण, फा नहीं है भाई, फा, जो नुक्ता वाला फा होता है उसका उच्चारण स्थान भी यही दंत से, दंतोष्ठ से हो। तो देखिए या का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए क्या है भैया, तालु। रा का उच्चारण स्थान मूर्धा। ला का उच्चारण स्थान दंत। वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। तो ये है अंतस्थ व्यंजन के बारे में। कैसे लगा आपको, ये आप जरूर बताइएगा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। रा को क्या क्या किन किन नामों से जाना जाता है, प्रकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, वत्स्य व्यंजन के नाम से रा को जाना जाता है। ला को किस नाम से जाना जाता है, पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उच्चारण स्थान हर एग्जाम में पूछा जाता है। या का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। और रा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और उसके बाद आप देखेंगे ला का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन यहीं पर हुआ कंप्लीट। अब तीसरी हम लोग देखेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल रही है। मैं आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए इस प्रकार से डायग्राम से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की बात की जाए तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। ये आपको ध्यान देना है। और 4 कौन कौन से हैं, एक तो सा, सा, सा और हा। देखिए आपको यहां पर याद रखना है, क्या याद रखना है, जो ये सा है इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। कहां से होता है, तालव्य से होता है। इसलिए इस सा को क्या कहते हैं, तालव्य सा कहते हैं। आज से आप लोग यही बोलना है आपको। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसलिए इस सा को मूर्धन्य सा कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसलिए इस सा को दंत कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। और अगर आप देखेंगे हा का, तो हा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कहां से होता है, कंठ से होता है। इसीलिए इसे कांकल्य वर्ण भी कहते हैं, कांकल्य वर्ण भी कहते हैं, और स्वर तंत्री वर्ण भी कहते हैं। इसे क्या, इसी को क्या कहते हैं और भैया, स्वर तंत्री वर्ण भी कहते हैं। स्वर तंत्री वर्ण भी कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब दूसरा आपको क्या याद रखना है कि जो ये तीनों सा है, तीनों सा की बात अभी मैं कर रहा हूं, जो ये तीनों सा है इन्हें सकार कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें सकार कहते हैं। सरकार नहीं कह रहा हूं, सकार कहते हैं। तीनों सा को क्या कहते हैं, सकार। क्लियर है। देखिए ये जो ये सा है, जो जिसे आप सरौता वाला जिसे आप सा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तालब। खटकोट वाले सा को क्या कहते हैं, मूर्धन।
ये सलगम वाला है, सरौता वाला, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। तो आपको याद रखना है, आज के बाद आपको क्या बोलना है, इस सा को आपको तालव्य सा बोलना है, इस सा को आपको मूर्धन्य सा बोलना है, इस सा को आपको दंती सा बोलना है। तीनों सा को क्या कहते हैं, सकार कहते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखिएगा, ये तीनों सा और हा जब चारों को मिला दिया जाए तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। क्या कहा जाता है भैया, संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था स्पर्श संघर्षी व्यंजन, आप अपनी नोट्स में देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में मैंने आपको बताया था चा, छा, जा, झा, उनकी संख्या कितनी थी, 4 थी। इनकी भी संख्या कितनी है, 4। पूछा जाए स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। यानी कि संघर्षी व्यंजनों की संख्या दोनों स्थान पे 4 ही 4 है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है, कौन कौन से है, तो चा है, छा है, जा है, जा है, झा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए केवल संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है, इसका भी आंसर। लेकिन इस संघर्षी व्यंजन में कौन कौन आएंगे, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। इन 4 वर्णों को क्या कहा जाता है, इन 4 वर्णों को संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इतनी बातों को आपको नोट करना है। इस सा को हमेशा तालव्य सा बोलना है, इस सा को हमेशा मूर्धन्य सा बोलना है, इस सा को हमेशा दंती सा बोलना है, हा कंठ से बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। देखिए बोलने, मैं आखिर आपको क्यों कह रहा हूं बोलने के लिए, मैं बोलने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि तालव्य सा बोलेंगे, दंती सा बोलेंगे, मूर्धन्य सा बोलेंगे, तो अगर आपके एग्जाम में वो पूछेगा कि सा का, इस वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप याद करे रहेंगे तालव्य सा हो गया। इस सा का उच्चारण स्थान क्या है, आप याद रखे रहेंगे कि मूर्धन्य सा है, तो मूर्धन्य हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इस सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है। अगर आपको याद रहेगा तब तो बता पाएंगे ना। तो इसलिए याद करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए याद करना जरूरी है। और याद कैसे होगा, बार बार पढ़ने से होगा। आप बार बार डेली आप पढ़ते रहिए। देखिए निश्चित रूप से आपका जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तैयार होता हुआ चला जाएगा। लेकिन आप एक शेड्यूल बनाइए। जैसे मान लीजिए आज आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, आज आप कुछ नया पढ़ रहे हैं तो आप उसे पढ़िए। लेकिन कल जैसे ही हो, कल कुछ नया पढ़िए, लेकिन नया के साथ साथ आज जो पढ़े हो उसे रिवीजन करिए। फिर परसों पढ़िए नया कुछ, परसों पढ़िए नया, लेकिन कल वाला जो आप नया पढ़े थे उसे आप रिवीजन करिए। और इस प्रकार से आप करते जाइए 6 दिन। और 7वां दिन जो संडे होता है, या किसी भी दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं। जब 7वां दिन आए तो उस 7वें दिन आप पूरा का पूरा 1 हफ्ते का रिवीजन कर डालिए। इससे अच्छा पढ़ने का कोई भी तरीका नहीं होता है। तो ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है। आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजें बहुत ही आसानी से याद होने लगेंगी। तो ये हुए देखिए 33 व्यंजनों की संख्या हो गई। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन सा देखेंगे भैया, संयुक्त व्यंजन। अब चौथी हेडिंग डालेंगे संयुक्त व्यंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस 5-7 मिनट की और क्लास है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है भैया, 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, 4 है। कौन कौन से है, छत, कौन कौन से हैं, छत, त्रा, ज्ञा और कौन है, स्रा। अब ये चारों हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या, ये 4 है, छत, त्रा, ज्ञा, स्रा। लेकिन यहां पर देखिए जो ज्या है इसे ज्या पढ़ा जाता है शुद्ध रूप से। तो एक किससे किससे, ये छत है इसे ज्या पढ़ा जाता है। देखिए एक किससे किससे मिलकर बना है, का और सा से मिलकर बना है कौन भैया, छत। त्रा की अगर बात की जाए तो ता और रा से मिलकर बना है कौन, त्रा। ज्या की बात की जाए तो जा और इया से मिलकर कौन बना हुआ है, ज्या। अगर स्रा की बात की जाए तो सा और रा से मिलकर कौन बना हुआ है,
स्रा बना हुआ है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा जाएगा छा किससे मिलकर बना है, तो काय और मूर्धन्य सा से। त्रा किससे मिलकर बना है, ताय और रा से। ज्या किससे बना हुआ है, जाय और या से। स्रा किससे मिलकर बना हुआ है, साय और रा से। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, छत्रा ज्ञा स्रा, जो आप लास्ट में पढ़ते हैं वही है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन के बाद आप देखेंगे उच्छिप्त व्यंजन है। 5वीं हेडिंग डालेंगे, कौन सा है, उच्छिप। उच्छिप, इसे उच्छिप भी कहते हैं, उच्छिप्त भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं और नए व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नए व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। बहुत ही सरल है। कौन कौन से हैं, एक तो अड़ा है, एक क्या है, अड़ा है। देखिए डा ढा पढ़ते हैं आप, तो डा ढा में एक बिंदी जो लगी हुई है, इसी को अड़ा और अढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, अड़ा और अढ़ा कहते हैं। अब देखिए इन जो ये बिंदु है, इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। थोड़ा सा बिंदुओं के बारे में बता देते हैं, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये लाइन खींची हुई है, इस लाइन को कहा जाता है शिरोरेखा। इस लाइन को क्या कहा जाता है, शिरोरेखा। अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो व्यंजन वर्णों के ऊपर लाइन खींची जाती है स्वर वर्णों के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, तो शिरोरेखा कहते हैं। यहां से आप देखिए ये जो लाइन खींची गई है, इसे खड़ी पाई कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। शिरोरेखा है, उसके बाद खड़ी पाई है। देखिए एक बिंदु तो यहां पर होता है, इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार का प्रयोग किसके किसके स्थान पर होता है, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। ये जो पंचमाक्षर है, इन्हीं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। एक बिंदी आप देखेंगे जो एक खड़ी पाई है, इसके इस साइड दाहिने साइड पड़ती है। जो ये दाहिने साइड बिंदी लगती है, ये केवल और केवल अंगा में लगती है, यानी कि पंचमाक्षर वाली बिंदी है। कौन सी बिंदी है, पंचमाक्षर वाली बिंदी है। ये आपको ध्यान देना है। एक बिंदी लगती है शिरोरेखा के जस्ट नीचे। इस बिंदी का नाम है ताड़न जात। इस बिंदी का नाम क्या है, ताड़न जात। आप ताड़िएगा किसी को मत, यहाँ पर नाम रखा गया है इस बिंदी का, क्या, ताड़न जात। और जो ये ताड़न जात वाली बिंदी है, यही बिंदी कहाँ पर लगी हुई है, डा और ढा में लगी हुई है। इसलिए इनका नाम क्या हो गया, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या नए व्यंजन। ऐसे इसका उच्चारण कैसे होता है, अड़ अढ़, आ लगाकर पढ़िएगा, अड़ अढ़। ये आपको ध्यान देना है। अब एक आप देखते होंगे इस प्रकार से यहाँ बाएं साइड बिंदी लगती है। इस बिंदी का नाम है नुक्ता। इस बिंदी का नाम क्या है भैया, नुक्ता है। ये 5 वर्णों में हिंदी में लगते हैं, जैसे का है, खा है, गा है, जा है और फा है। देखिए पांचों में आप देखिए का, खा, गा, जा, फा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप कोई भी शब्द ले लीजिए। जैसे आप मान लीजिए जिला लिखते हैं। जैसे आप क्या लिखते हैं भैया, जिला लिखते हैं। सब लोग जिला कैसे लिखते हैं, इसी प्रकार से आप लोग जिला लिखते हैं। ये बिल्कुल अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर ये नुक्ता का चिन्ह लगेगा, तब बिल्कुल शुद्ध होगा। तो यहाँ पर देखिए जा के नीचे नुक्ता का बिंदु लग गया, ये क्या हो गया, जिला। तो ये जो यहाँ पर बिंदी लगती है का, खा, गा, जा और फा के साथ, इस बिंदी को क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए बिंदुओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर शिरोरेखा के ऊपर बिंदु होगी तो इस बिंदु को आप देखिए अनुस्वार कहते हैं। और ये अनुस्वार अंगा, इया, अड़ा, ना के स्थान पर प्रयोग होता है। ये खड़ी पाई है। खड़ी पाई के दाहिने साइड अगर बिंदु है तो ये अंगा में केवल प्रयोग होता है। और अंगा क्या है, पंचमाक्षर है। खड़ी पाई के नीचे जस्ट अगर कोई बिंदी है तो इस बिंदी का नाम है ताड़नजात। और यही बिंदी किसमें प्रयोग होता है, उच्छिप या उच्छिप्त या द्विगुण या नए व्यंजन में, जो अड़ा और अढ़ा में प्रयोग होता है। नीचे आप दिख रहे हैं। और इस खड़ी पाई के बाएं साइड जो बिंदी होती है, इसका नाम है नुक्ता। और ये नुक्ता 5 स्थानों पर लगता है, का, खा, गा, जा, फा। जैसे उदाहरण के लिए आप जिला लिखते हैं तो जा के नीचे आप देखिए यहाँ पर बिंदी
हिंदी का प्रयोग, नुक्ता का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आप जैसे जुलूस लिखते हैं उसमें भी प्रयोग होता है, कफन लिखते हैं उसमें भी प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारे शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं जहां पर नुक्ताओं का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिंदु। तो ये अनुस्वार हो गया, ये पंचमाक्षर वाला हो गया, ताड़नजात हो गया, ये नुक्ता है, इसे आपको याद रखना है। अब लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा है? पांचवा छठवीं हेडिंग डालिएगा, अयोगवाह। अयोगवाह को अभी नहीं बताए थे ना, तो अयोगवाह को देख लीजिए। ऑफलाइन में भी लास्ट में ही बताते हैं, ऑनलाइन में भी लास्ट में ही बता रहे हैं। अयोगवाह, अयोग्यवाह। अयोग्यवाह की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? एक तो अंग है और दूसरा कौन सा है भैया? आहा है। बस इतना है। अयोगवाह में अयोगवाहों की संख्या कितनी है? 2 है। एक तो अंग है, दूसरा कौन है? आहा है। आपको ध्यान देना है कि हिंदी स्वरों में इसकी गिनती नहीं की जाती है, इसीलिए हिंदी स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब अयोगवाह किसने नाम दिया था अगर आपसे पूछा जाए तो किशोरी दास वाजपेयी ने, एक पॉइंट लिख लीजिएगा नोट, किशोरी दास वाजपेयी ने, किशोरीदास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन में अंग आहा को अयोगवाह नाम दिए। ये आपको याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किशोरी दास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन में अंग आह को क्या कहा? अयोगवाह कहा। अच्छा, यहाँ पर किशोरीदास ताला दिशा रहेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये समझ में आया कि नहीं पहले बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण मैंने आपको बताया कि स्वरों की सहायता से जो उच्चरित होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, टोटल 39 है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया स्पर्श व्यंजन बताया, अंतःस्थ व्यंजन बताया, ऊष्म व्यंजन बताया, संयुक्त व्यंजन बताया, उच्छिष्ट व्यंजन बताया, उसके बाद मैंने आपको अयोगवाह के बारे में बताया, ये आपको याद रखना है। और अंग आह को अयोगवाह किसने कहा था ये भी बता दिया गया कि किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रही होंगी और आप इसको रेगुलर देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको समझाया गया है। आप इसे नोट करिएगा। नोट करने का फायदा मैंने आपको बता दिया था कि आपको रिवीजन करने में बड़ा ही हेल्पफुल होता है। तो आप इसे अच्छे से सुनिएगा और नोट करिएगा। जो आपका सखी हो, सहेली हो, सखा हो, भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, दोस्त हो, यार हो, जो भी हो, उनके पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।